हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन में सितंबर 2025 एग्जाम के लिए जो आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आरटीपी हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी आपके अकाउंट्स के टॉपिक हैं वो सारे इस चैनल पे कवर किए गए हैं और आने वाले समय में जो भी नए आरटीपी, एमटीपी या फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर आते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कौटिल्य कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारा का सारा चैप्टर वाइज मिल जाएगा और उसमें सारे चीज कवर मिलेंगे, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल और पास्ट ईयर के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, लिखा है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है रीजन दे के बताइए कि नीचे में दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही को बताना। नंबर ए, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक्स आर बैलेंस। फॉल्स। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट क्या है, जो इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट है उसी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। हम बोले हाँ, तो जो भी इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट है, मतलब जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसका हम लोग लेजर कभी भी बैलेंस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्या हम लोग रेंट अकाउंट का बैलेंस शीट निकालते हैं? नहीं, क्योंकि सर वो ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं करना होता है। नंबर बी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट। फॉल्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या है? हम बोले सर वो एक पर्सनल अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव नेचर का, वो आपका किसी का लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? बकाया है, मतलब किसी को देना है। तो जाहिर सा बात है कि सर कोई लेनदार होगा तो इसका मतलब वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है, कोई इंसान होगा और ये एक रिप्रेजेंटेटिव नेचर का है। सर जरूरी हो इंसान है? हम बोले नहीं, जरूरी नहीं, हो सकता है कि वो कोई कंपनी भी हो। तो कंपनी भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नेचर। नंबर सी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। फॉल्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस हम लोग क्यों बनाते हैं? सर रिकंसाइल करने के लिए और ये पता करने के लिए कि डिफरेंसेस का काउजेस क्या क्या है कैश बुक और पासबुक के बीच में। हम बोले बिल्कुल सही। तो सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करता है? रिकंसाइल करता है और डिफरेंसेस का कारण बताता है कैश बुक और पासबुक के बीच का। हम बोले बिल्कुल। तो सर सी नंबर भी फॉल्स है। डी नंबर पे आ जाइए, लिखा है द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्रॉम डेटर। फॉल्स। ये तो हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखे भी हैं कि डेटर में पहले क्या घटता है? बैड डेट, उसके बाद जो बैलेंस निकलता है उस पे बनता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल उस डेटर से घटता है और तब जो अमाउंट आता है उस पे क्या बनता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट फ्रॉम डेटर अकाउंट। हमने बिल्कुल। तो सर 4 नंबर भी फॉल्स है। ई, लिखा है लैंड इज ऑल्सो ए डेप्रीशिएबल एसेट। फॉल्स। क्या लैंड डेप्रीशिएबल एसेट्स है? नहीं, लैंड एक नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स है, क्योंकि सर उसका कोई लाइफ टाइम नहीं होता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 साल में जमीन खत्म हो जाएगा, तो इसका या 10 साल में या 50 साल में जमीन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो लैंड है आपका वो एक नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हां सर कभी भी सिर्फ लैंड के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होता है। पॉइंट नंबर एफ पढ़िए, लिखा है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज ए मेथड ऑफ असर्टनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। बोल रहा है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है वो मेथड है जिसके अंदर इन्वेंट्री हम लोग एक्चुअल फिजिकल काउंट से निकालते हैं। बोले ट्रू। जो आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री उसमें क्या होता है? एक समय के बाद हम लोग सारा जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है उसको हम लोग फिजिकली काउंट करते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे। तो ये बात ट्रू है। उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं नेक्स्ट जी नंबर लिखा है पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर फिक्स एसेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म। फॉल्स।
क्या पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से फिक्स एसेट खरीद सकता है? जी नहीं, क्योंकि उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन वो अपने पार्टनर्स के नाम से क्या खरीद सकता है? फिक्स एसेट खरीद सकता है। तो सर पॉइंट नंबर जी जो है वो भी फॉल्स है। पॉइंट नंबर एच पढ़िए, लिखा है बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बोल रहा है कि जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। एकदम करेक्ट। जितने भी तरह के रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे वो कैपिटल नेचर के हो, वो सभी रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। और नंबर आई लिखा है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपेयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। डिबेंचर सस्पेंस जो होता है वो कंपनी की लायबिलिटी साइड में आता है। फॉल्स। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट सर एसेट साइड में आता है अंडर द हेड नॉन करेंट एसेट्स, जो हम लोग डिबेंचर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर में, कि हाँ सर वहां पे डिबेंचर सस्पेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। पहले आप इस बात को नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी पार्ट है, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग। आपको जर्नल एंट्री करना है। नंबर 1, एम्प्लॉयज हैज टेकन स्टॉक वर्थ ₹50,000, कॉस्ट प्राइस 45,000। एम्प्लॉय क्या किया है? स्टॉक लिया है जिसका सेलिंग प्राइस है 50,000, लेकिन उसको बिजनेस में कॉस्ट कितना पड़ता है? 45,000। On the eve of new year and the same was deducted from their salary in the subsequent month। बोल रहा है ये जो स्टॉक ले गया है एम्प्लॉय, वो किस लिए ले गया है? दिवाली होने के कारण, और ये स्टॉक का पैसा उसके सैलरी से कट गया। तो हम बोल सकते हैं सर जो एम्प्लॉय स्टॉक ले गया है वो अपना सैलरी ले गया है, तो आप सैलरी का पेमेंट किए हैं, कैश ना दे करके आप उसको स्टॉक दे दिए। बोले बिल्कुल। तो सर जब वो सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या होगा? अगर कैश ले जाता तो कैश को क्रेडिट करते, लेकिन वो तो स्टॉक ले गया। तो सर जो स्टॉक है वो परचेज के रूप में आप लोग लिखते हैं, तो सर आप परचेज को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो पहला नंबर 1 ये है 3 का ए। तो एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना लिखेंगे सर? 45। 50 नहीं लिखेंगे? नहीं, 45। नरेशन बी स्टॉक टेकन बाय एम्प्लॉयज। नंबर 2 पढ़िए, लिखा है वेजेज पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन। बोल रहा मशीन को ठीक कराने के लिए वेजेज दिए। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि सर फिक्स एसेट्स को रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो फिक्स एसेट्स अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं, मतलब फिक्स एसेट का दाम बढ़ा देते हैं। तो सर यहां पे एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। बोले बिल्कुल। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। सर क्या बैंक लिख सकते हैं? हाँ आप बैंक भी लिख सकते हैं, हालांकि छोटा सा अमाउंट है तो कैश लिखना ज्यादा सुटेबल होता। 16,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं। बी वेजेज पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन। थर्ड नंबर पे आइए, लिखा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो सर ये तो ड्राइंग हो गया। गुड्स सेलिंग प्राइस 8,000, कॉस्ट प्राइस 6,000, कैश 1,000। तो सर दो चीज निकाले हैं, एक तो गुड्स निकाले हैं और दूसरा कैश निकाले हैं। तो सर पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो ड्राइंग तो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या क्या होगा? सर गुड्स के लिए परचेज और कैश के लिए कैश। तो थर्ड नंबर
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज किसमें लिखेंगे सर? कॉस्ट प्राइस में, और कैश के लिए कैश। तो देखिए परचेजेज है 6000 की और कैश में कितना है 1000, टोटल कितना होगा 7000। बी गुड्स एंड कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फोर्थ नंबर पढ़िए, लिखा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम संदीप ऑफ द लीस्ट प्राइस 60,000 ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सर जब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट को कोई एंट्री नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट से सिर्फ आपका अमाउंट घट जाएगा। हम बोले ओके। तो सर जो लीस्ट प्राइस है सामान का वो कितना है 60,000, तो उसमें कितना माइनस करना है 10%। तो 60,000 का 10% 6,000 माइनस कर देंगे, तो कितना में सामान खरीदे हैं एक्चुअल में सर 54,000 में। उसके बाद लिखा हुआ है 1500 कैश डिस्काउंट वाज आल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। इसके अलावा 1500 का इंस्टेंट हमको डिस्काउंट दिया गया क्योंकि हम तुरंत पैसा दे दिए। तो सर कैलकुलेशन कर लीजिए। बोले आओ, लीस्ट प्राइस कितना है 60,000, इसमें क्या माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट जो कि कितना है 10%। 10% किसका सर 60 का, कितना आएगा? तो एक्चुअल में जो सामान खरीदे हैं वो कितने का खरीदे हैं 54 का। जो मेरा बिल में अमाउंट दिखाई देगा वो कितना देगा 54। हम बोले भाई तुमको हम तुरंत पेमेंट कर देंगे, बताओ कितना पैसा तुम छोड़ देगा? तो बोल रहा 1500 और कम कर देंगे आपका। तो एक्चुअल में कितना पैसा हम पे किए होंगे? हम बोले सर आप पेमेंट किए होंगे कैश में 52,500। तो एंट्री बोलो, तो परचेज अकाउंट डेबिट सामान खरीदे, सामान कितने खरीदे 54,000 का। टू कितना पेमेंट किए सर कैश या फिर बैंक, क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो इन जनरल हम लोग बैंक से पेमेंट करते हैं 52,500। टू डिस्काउंट मिला तो फायदा क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट मिला 1500। बी गुड्स परचेज एंड पेड। तो ये फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे आइए, फिफ्थ नंबर पे पढ़ो क्या लिखा है। परचेज सेकेंड हैंड मशीन फ्रॉम जवाहर इंडस्ट्री फॉर 3 लाख। 3 लाख का क्या खरीदे हैं? एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदे हैं, प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच। तो सर आपको इनपुट GST लग जाएगा क्योंकि आप सामान खरीद रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या लगेगा इनपुट मिलेगा आपको इसका। कितना परसेंट 6%। तो 3 लाख का 6% कितना आएगा 18,000। तो 18,000 का CGST 18,000 का SGST। और हम लोग जानते हैं कि सर इनपुट GST जब सामान खरीदते हैं तो सर आपके लिए डेबिट हो जाता है। फिर लिखा है पेड 1 लाख इमीडिएटली बाय चेक। बोल रहा है 1 लाख रुपए तुरंत चेक से पेमेंट कर देंगे, मतलब बैंक से पैसा 1 लाख कट जाएगा। एंड द बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। और बाकी का पैसा उधार में 2 महीना बाद पेमेंट करेंगे। एंट्री क्या होगा? बहुत सिंपल है सर, मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट 3 लाख, इसके ऊपर हमको इनपुट GST देना पड़ा, तो सर इनपुट CGST डेबिट 18,000, इनपुट SGST डेबिट 18,000। टू बैंक में कितना लिखेंगे 1 लाख रुपीज तुरंत पेमेंट कर दिए, और बाकी पैसा जिससे खरीदे हैं जवाहर इंडस्ट्री उसके नाम से लिख देंगे। तो सर एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का 3 लाख, इनपुट CGST ये कितना आएगा सर 6%। 6% किसका 3 लाख का जो सामान खरीदे 18,000। क्या SGST भी लगेगा जी, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी सेम है सर 18,000, क्योंकि सर ये भी 6% लगेगा सामान का। बोल रहा है कुछ पैसा दे देंगे टू बैंक,
कितना दे देंगे 1 लाख। तो आप जोड़िएगा तो ये आ रहा है 3,36,000 डेबिट। 1 लाख दे चुके तो सर अभी भी 2,36,000 होगा, जो किसको देना है नाम पढ़िए, जवाहर इंडस्ट्रीज, जो कि होगा 2,36,000 बैलेंसिंग। यहां तक लिखिए, नरेशन लिखेंगे बी मशीनरी परचेज, बी मशीनरी परचेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी में आइए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या लिखा है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। बोल रहा है नीचे में दिया हुआ कुछ ट्रांजेक्शंस है, बताइए इसमें से रेवेन्यू कौन है और कैपिटल कौन है। नंबर 1, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। बोल रहा है पुराने बिजनेस के अंदर एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाए हैं, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो ये क्या है सर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सर इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, तो पहला का आंसर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2 पढ़िए, इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू हीटिंग सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। बोल रहा है एक नया हीटिंग सिस्टम पूरा सेंट्रल अपना बिजनेस में बैठाए हैं, तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक तरह का मशीन बना बैठा है अपने नया, तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड नंबर पे आइए, लिखा है प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर ए न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट। बोल रहा है ड्रेनेज बनवाए हैं, तो सर ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक तरह का एसेट क्रिएट हो गया। फोर्थ नंबर, एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन ए फैक्ट्री। बोल रहा है सर रेलवे का ट्रैक को एक्सटेंड कराएं, मतलब नया ट्रैक बिछाएं, सर ये भी एसेट्स हो गया, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और पांचवा, कैरेज कॉस्ट ऑन ए रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर ए पीस ऑफ मशीन। बोल रहा है एक मशीन का एक रिप्लेसमेंट पार्ट है, उसमें हमको कैरेज लगा है, तो सर ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बी का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का ए। लिखा है one of your clients, Mr. Hari Om, asked you to finalize his account for the year ended 31st March 2025. As a basis for the audit, Mr. Hari Om furnishes you with the following statement. उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें हरिओम का कैपिटल है, ड्राइंग है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, सेल्स है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, परचेज रिटर्न, लोन फ्रॉम बैंक, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, सैलरी एंड वेजेज, कैश एट बैंक, ओपनिंग इन्वेंट्री, रेंट एंड रेट्स, सेल्स रिटर्न। टोटल है 81,810। फिर नीचे लिखा हुआ है द क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 8,612 रुपीज। मिस्टर हरि ओम क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजेक्शन करेक्टली एज द ट्रायल बैलेंस इज टैलीड। हरिओम क्या बोल रहा है कि हम सारा ट्रांजेक्शन को सही सही रिकॉर्ड किए हैं, इसीलिए तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एबव ट्रायल बैलेंस एंड गिव रीजन फॉर द एरर इफ एनी। तो सर आपको बोल रहा है कि ऊपर में जो दिया हुआ ट्रायल बैलेंस है उसको चेक कीजिए, तो कैसे चेक करेंगे, फिर से नया बना के, तो हम लोग को करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। और बोल रहा है रीजन भी बताइएगा एरर का, बोले ओके। चलिए, जैसा हम लोग ट्रायल बैलेंस में जानते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस का नियम क्या है कि सर एसेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग डेबिट में रिकॉर्ड होता है, लाइबिलिटी
कैपिटल और इनकम और गेन क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। बस इतना सा बात है। क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है? जी नहीं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला नाम क्या है? हम सर सारा आइटम को लिखते चलते हैं और डिस्कस साथ ही साथ कर लेंगे। पहला आइटम है हरिओम कैपिटल। सर वो लाइबिलिटी साइड में जाए, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हरिओम कैपिटल ये कहां लिखे? सर कैपिटल है तो क्रेडिट में 23,340। नेक्स्ट हरिओम कैपिटल, सॉरी हरिओम का ड्राइंग, तो सर ये डेबिट में जाएगा। ये हम लोग ट्रायल बैलेंस सीखे हुए हैं 8460। देयर आफ्टर लीज होल्ड प्रीमाइसेस, सर ये एसेट्स है डेबिट में 11,250। क्या यहां तक जो हम लोग लिख रहे हैं और जो दिया हुआ है दोनों सेम है? यहां सेम है सर। फिर है सेल्स, सर सेल्स इनकम की तरह है तो क्रेडिट में जाएगा। कितना अमाउंट है? 41,250। नेक्स्ट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा लेना बाकी है तो सर ये आपका एसेट्स है, तो ये एसेट्स है तो डेबिट साइड में लिखिए। कितना? 7950। परचेजेस, सर ये एक्सपेंस है आपका, तो सर ये आपके डेबिट में जाएगा 18,000। तो सर ड्यू फ्रॉम कस्टमर मैच नहीं किया हम लोगों का क्वेश्चन से, वो क्रेडिट में लिखा है, हम लोग डेबिट में लिखा, तो इसका रीजन देंगे कि सर ये एसेट्स है। परचेजेस डेबिट में 18,885। देयर आफ्टर परचेज रिटर्न, तो सर ये परचेज का ठीक उल्टा है, जो सामान आप खरीद के लाए थे वापस कर दिए, तो आपका जो एसेट्स आया था वापस चला गया 3960। लोन फ्रॉम बैंक, तो सर ये भी डिफरेंस का कारण है, क्योंकि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न को डेबिट साइड में लिखा है। लोन फ्रॉम बैंक अमाउंट 3840। देयर आफ्टर ट्रेड एक्सपेंस, तो सर ये जो एक्सपेंस है तो कहां आएगा? डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंस 10,500। देयर आफ्टर ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, ये कहां आएगा? क्रेडिट साइड में, लेकिन क्वेश्चन का जो ट्रायल बैलेंस है उसमें डेबिट में लिखा है, तो ये भी रीजन ऑफ डिफरेंस में चला जाएगा 7920। देयर आफ्टर बिल पेबल, ये भी लाइबिलिटी है, तो ये भी कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। बिल पेबल, तो सर ये भी क्रेडिट में लिखिए, जबकि क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट में है, तो सर ये भी रीजन ऑफ डिफरेंस है। देयर आफ्टर सैलरी एंड वेजेज, ये तो एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। सैलरी एंड वेजेज 9,000। देयर आफ्टर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 3390। फिर है ओपनिंग इन्वेंट्री, सर ये एसेट्स है तो डेबिट में आएगा, जबकि क्वेश्चन में देखिए ये क्रेडिट में दिया हुआ है, तो सर ये भी रीजन ऑफ डिफरेंस में है 3960। उसके बाद रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस है, रेंट एंड रेट्स डेबिट में 6945। एंड लास्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न कहां आएगा? डेबिट साइड में, जबकि क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट साइड में, तो सर ये भी रीजन ऑफ डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग उसको जोड़ेंगे और ये आपका टोटल सेम आ गया तो हम लोग सही होंगे। तो आइए जोड़ा जाए। पहले आप इसको याद लिखिए, फिर यहां लिखेंगे रीजन। रीजंस फॉर ईरर, पहला क्या था? ड्यू फ्रॉम कस्टमर, सर ये एसेट्स है, तो पहला
should be recorded in debit because it is assets. सेकेंड डिफरेंस सर परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगा सर? क्रेडिट में, क्योंकि एसेट्स गया परचेज रिटर्न। इन क्रेडिट साइड बिकॉज जो हम एसेट्स खरीद के लाए थे सामान, वो मेरे लिए एसेट्स बन गया था कि यहां से अच्छा बिजनेस करेंगे, अब वो सामान वापस हो गया। तीसरा सर ट्रेड पेबल और बिल्स पेबल दोनों लाइबिलिटी है, तो कहां रिकॉर्ड हुआ? तो सर ट्रेड पेबल एंड बिल पेबल shall be recorded in credit side as it is liability. फोर्थ, ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट में होगा, क्यों? क्योंकि सर एसेट्स है। ओपनिंग इन्वेंट्री एंड डेबिट साइड as it is assets. और नंबर 5 सेल्स रिटर्न, recorded on debit side as assets comes in, जो सामान बेचे थे वापस आ गया, तो सर एसेट्स वापस आ गया। चलिए अब फिर क्या करना, हम लोग को जोड़ना और देखना दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं। आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले और जोड़ घटाव करें। चलिए टोटल आएगा 81,810। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 के ए का सॉल्यूशन ट्रायल बैलेंस का, जो काफी सिंपल था। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी में चलते हैं। लिखा है राइट आउट द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। तो आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है सस्पेंस अकाउंट को यूज करके। नंबर 1, गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 रिटर्न बाय मिस्टर अमन वेयर entered in the sales day book and posted therefrom to the credit side of his account। बोल रहा है 15,000 का वैल्यू का गुड्स जो मिस्टर अमन रिटर्न किया है उसको गलती से आप सेल्स डे बुक में लिख दिए। मतलब करना था सेल्स रिटर्न का एंट्री, गलती से क्या चीज का एंट्री कर दिए हैं, सेल्स करने का, लेकिन अमन अकाउंट को आप गलती एंट्री में भी क्रेडिट ही किए हैं। हम बोले ओके। नंबर 2, एन अमाउंट ऑफ 7,500 इंटर्स in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Ashish who returned the goods। बोल रहा है 7,500 रुपीज का सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री हुआ है, लेकिन जो मिस्टर आशीष आपको सामान वापस किया था आप उसको क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं। नंबर 3, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जून 2025 अमाउंटिंग टू ₹27,500
was not posted though correctly recorded in the debtor account। बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड जो 27,500 का है आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, जबकि डेटर अकाउंट में सही से रिकॉर्डिंग हो गया है। नंबर 4, बैड डेट एग्रीगेटिंग 8,000 were written off during the year in the sales ledger but were not adjusted in the journal ledger। बोल रहा है 8,000 का बैड डेट जिसको आप राइट ऑफ किए थे उसका सेल्स लेजर में ठीक एंट्री हो गया, मतलब डेटर में एंट्री हो चुका है, लेकिन अभी तक आप जर्नल लेजर में रिकॉर्डिंग नहीं किए, मतलब बैड डेट का रिकॉर्डिंग अभी तक आप नहीं किए। नंबर 5, ए सेल ऑफ 30,000 मेड टू मिस्टर अव्या was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Adya as rupees 3,000। 30,000 का सेल किए हैं अव्या को, सेल्स बुक में ठीक एंट्री हो गया है, लेकिन अव्या की जगह हम अद्या के बुक में 3,000 लिख दिए। और नंबर 6, सप्लायर अकाउंट हैड बीन ओवरकास्ट बाय 225। तो सप्लायर मतलब मेरा क्रेडिटर जो है उसमें 225 अधिक लिख दिए, मतलब अगर हमको लिखना 0 था तो हम 225 लिख दिए, ठीक करना होगा। तो सर 6 पॉइंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, 15,000 का गुड्स रिटर्न किया है मिस्टर अमन। तो करेक्ट एंट्री, जैसे हम सीखे हैं करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और ये होता है हम लोग का रेक्टिफाइड एंट्री। तो ये जो रेक्टिफाइड एंट्री है ये है सोल्यूशन, इसको आपको अलग पेज पे फ्रेश पेज बनाना चाहिए, और ये वर्किंग है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस वर्किंग का जरूरत नहीं पड़ता है, वो सीधा रेक्टिफाइड भी कर लेते हैं। तो वेरी गुड, अगर आप सीधा रेक्टिफाइड कर लेते हैं तो आपको सीधा यही करना था, इंस्टीट्यूट तो चेक भी नहीं करेगा, लेकिन हम आपको क्योंकि इस तरह सिखाए हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को इस तरह बनाने में आसानी महसूस होता है, तो उन लोगों को ऐसे बनाना है, ये बात आप वर्किंग में लिखेंगे और ये बात आपका मेन सोल्यूशन में जाएगा। क्या ये चेक होगा, क्या इस पे कोई मार्क्स मिलेगा? जी नहीं, ना ये चेक कर रहा है ना वो कोई मार्क्स दे रहा है इसके ऊपर, सारा मार्क्स इसके ऊपर है, इस रेक्टिफाइड एंट्री के ऊपर है। समझते मेरे बात को? चलिए शुरू करें। तो सर 15,000 का गुड्स अमन रिटर्न किया, तो एंट्री क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 15,000। कौन किया है? मिस्टर अमन। गलती क्या हुआ? बोल रहा गलती से आप सेल्स का एंट्री कर दिए, लेकिन अमन को भी आप क्रेडिट किए। तो सर सेल्स में तो सेल्स क्रेडिट हुआ होगा, टू सेल्स, लेकिन अमन को भी हम लोग क्या कर दिए हैं? क्रेडिट। ये बात कहां लिखा हुआ? मतलब देखिए लिखा हुआ देयर फ्रॉम, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो मतलब सर अमन भी क्रेडिट ही हुआ है। रेक्टिफाई करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट करना था, नहीं किए, तो सर कर दीजिए। नंबर 1 सेल्स रिटर्न डेबिट, अमाउंट है 15,000। अमन क्रेडिट करना था, अमन क्रेडिट किए, तो अमन 1 कैंसिल हो गया। अब आते हैं रॉन्ग में, सेल्स गलत क्रेडिट है, इसको कैसे ठीक करें? सर डेबिट करके। तो सर सेल्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में कुछ नहीं मिला तो क्वेश्चन बोला था सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेना है। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। चलो ये था पहला। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है एन अमाउंट ऑफ 7,500 इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर आशीष हु रिटर्न द गुड्स। बोल रहा है मिस्टर आशीष जो आपको सामान वापस किया था, गलती से आप उसको डेबिट कर दिए, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न डेबिट। $7,500 टू मिस्टर आशीष। गलती क्या हुआ? बोल रहा है सर सेल्स रिटर्न ठीक है अपने जगह पर, आशीष को आप डेबिट कर दिए। इसको डेबिट कर दिए। आइए अब हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो सर सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट तो कैंसिल। आशीष को क्रेडिट करना था, नहीं किए, तो सर आशीष तो क्रेडिट हो जाएगा।
अब रॉन्ग में आते हैं, सर आसिफ गलत डेबिट है, सर ये भी क्रेडिट हो जाएगा। दो बार क्रेडिट नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट को एड अप कर देते हैं। क्रेडिट में क्या आएगा, डेबिट कुछ नहीं मिला सर, डेबिट में सस्पेंस लिखे कुछ नहीं मिला है तो नरेशन। अब आप लिखेंगे बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। थर्ड नंबर पढ़िए, लिखा है डिस्काउंट का अलाउड जो है कैश बुक के अंदर जून 25 का 27,500 का है, जिसको आप पोस्ट करना भूल गए, डेटर अकाउंट ठीक हुआ है। तो हम बोले सर डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू डेटर, गलती क्या हो, बोल रहा है डिस्काउंट लिखना भूल गए, मतलब डेटर लिखेंगे हम लोग। डिस्काउंट कितने का है, पढ़िए, लिखा हुआ है कि सर डिस्काउंट का अमाउंट है 27,500। रेक्टिफाई करो, सर डेटर तो कैंसिल हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, नहीं किए तो कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 27,500। क्रेडिट में कुछ नहीं मिला, क्या यूज कर लीजिएगा, सस्पेंस। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। फोर्थ नंबर पढ़िए, लिखा है बैड डेट है 8,000 का, जिसको आप राइट ऑफ किए थे ड्यूरिंग द ईयर, वो सेल्स लेजर में रिकॉर्ड हो गया है लेकिन जनरल लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हम बोले सर एंट्री क्या होना चाहिए था, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अमाउंट कितना है 8,000। गलती क्या हुआ, बोल रहा है सर आप बैड डेट में लिखना भूल गए, मतलब डेटर तो आप लिखे ही है, सेल्स लेजर रिकॉर्ड हुआ है। एंट्री क्या होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एट थाउजेंड नरेशन लिख लेंगे, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। फिफ्थ नंबर पढ़िए, लिखा है 30,000 का सेल किए आव्या को, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, आव्या अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स। गलती क्या हुआ, लिखा है इंटर्ड इन दी सेल्स बुक, बोल रहा है सेल्स बुक में रिकॉर्ड ठीक किए बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ आद्या, बोल रहा है गलती से जो आद्या नाम है उसको रिकॉर्ड कर दिए आव्या के जगह, और इसमें अमाउंट कितना लिखे 3,000। क्या सेल्स में सही रिकॉर्ड हुआ है, जी हां, तो सर रेक्टिफाई कीजिए, आव्या को डेबिट करना था, नहीं किए तो आव्या डेबिट हो जाएगा। कितने से, 30,000। सेल्स कैंसिल, आद्या गलत डेबिट है, ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। $3,000 डिफरेंस जो आ रहा है वो सर सस्पेंस 27,000 नरेशन लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, तो पहले यहां तक लिखिए फिर ऊपर से रब करेंगे, पॉइंट नंबर 6 में आएंगे। चलिए 6 पॉइंट है, लिखा है सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाई ₹225। सप्लायर मतलब जो मेरा क्रेडिटर है, तो सर वो तो क्रेडिट होता है, हम बोले हाँ। अगर सप्लायर में हमको 0 लिखना था तो हम क्या लिख दिए, सर आप ज्यादा लिख दिए। कितना ज्यादा लिख दिए, 225। तो एंट्री में गलती नहीं है, किसमें गलती है, पैसा में। तो हम लोग सीखे थे कि जब आपका एंट्री सही हो और अमाउंट में गलती हो तो उस केस में हम लोग करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस करते हैं।
तो करेक्ट अमाउंट 0, रॉन्ग अमाउंट 225। तो सर ये तो नेगेटिव आ गया। हम बोले बिल्कुल। तो जैसे ही नेगेटिव आया तो जो करेक्ट का एंट्री है उसका उल्टा कर दीजिए। सप्लायर जो क्रेडिट है वो कहां चला जाएगा? डेबिट में। तो सर 6 नंबर 225 क्रेडिट में कुछ नहीं है तो 2 सस्पेंस। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के बी का सोल्यूशन, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था और ये काफी सिंपल क्वेश्चन भी था। लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 5। लिखा है द कैश बुक ऑफ MS मजर सोर्स 27,570 रुपीज एज द बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31 मार्च 2025। बोल रहा है MS मजर जो है उसका कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है? 27,570 रुपीज। किस दिन? 31 मार्च 2025 को। तो सर ये क्या है? अब बोले सर कैश बुक का बैलेंस है, लेकिन सर ये प्लस में है या माइनस में? क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं बताया है कि ओवरड्राफ्ट है या डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है या अनफेवरेबल या फेवरेबल, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो याद कीजिए हम लोग जब BRS पढ़ाए हैं तो उसी समय को बताए भी हैं कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहे बैलेंस एज पर कैश बुक तो उसका मतलब होता है वो पैसा किसमें है? पॉजिटिव है, वो प्लस है, फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। सर सेम बात पासबुक के लिए भी एप्लीकेबल होगा? हम बोले बिल्कुल। अगर लिखा रहे बैलेंस एज पर पासबुक तो हम लोग क्या मानेंगे? पैसा प्लस में है कि सर पैसा पॉजिटिव है? तो पहला लाइन पढ़ के मालूम चल गया सर क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ है? कैश बुक से। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 27,570 रुपीज, बट दिस डज नॉट एग्री विथ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बोल रहा है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब पासबुक से मैच नहीं हो रहा है। ऑन स्क्रूटिनी फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड। बोल रहा है जब चेक किया गया तो कुछ गलतियां पाई गई। नंबर 1, सब्सिडी ₹10,250 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक नॉट एडवाइज टू द कंपनी। 10,250 का सब्सिडी गवर्नमेंट से डायरेक्ट बैंक अकाउंट मेरा जमा हो गया, इस बारे में कंपनी को कुछ भी पता नहीं है। तो सर बैंक तो जमा कर लिया होगा लेकिन कंपनी को कुछ पता नहीं होगा, तो कंपनी का अकाउंटेंट कुछ किया होगा? नहीं, कंपनी के अकाउंटेंट को कुछ पता ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं किया होगा। सेकेंड नंबर, ऑन 15 मार्च 2025 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 350। बोल रहा है 15 मार्च 2025 को जो आपका कैश बुक का पेमेंट साइड है, मतलब क्रेडिट साइड है, उसमें क्या हुआ है? बोल रहा है 350 रुपीज कम लिख दिए। तो सर जब आप कैश बुक का पेमेंट साइड में पैसा कम लिखिएगा तो आपका कैश बुक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हमको अपने पॉकेट से 10 रुपया निकालना था और हम उसमें से नहीं निकाले हैं तो मेरा पॉकेट का पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मेरा पेमेंट का जो साइड है वहां पे हमको 350 का पेमेंट दिखाना चाहिए था। अगर हम पेमेंट नहीं दिखाएंगे तो मेरा रिसिप्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सर ये गलती कैश बुक का है, पासबुक को इससे कोई मतलब नहीं हुआ होगा। नंबर 3, on 20th March 2025 the debit balance of 4156 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book। बोल रहा है कैश बुक में आपका डेबिट बैलेंस था 2156, मतलब आपका डिपॉजिट था। कैश बुक का डेबिट मतलब क्या? पैसा बढ़ रहा है 2156 का। गलती से अगले दिन जब आप कैरी फॉरवर्ड किए तो सर गलती से आप उसको क्रेडिट साइड में लिख दिए। तो हमने सर ऐसा करने से डबल गलती हो गया। पहला गलती कि क्रेडिट साइड में लिखे वो गलती, तो वो गलती को ठीक करने के लिए क्रेडिट का आइटम को कहां लिखना पड़ेगा? हमने सर डेबिट में। उसके अलावा जब आप इस गलती को सुधारिएगा तो आपको इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। डबल इफेक्ट क्या है सर? जब इस पॉइंट पे आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 2 मिनट के लिए इस पॉइंट को छोड़ते हैं और आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फिर जब इस पॉइंट को आएंगे तो आपको हम क्लियर करा देंगे कि यहां डबल इफेक्ट क्यों पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, ए कस्टमर ऑफ MS मजर who received a cash discount of 5% on his account of 2000 paid to MS Majors a check on 24th March।
द कैशियर इरेजली इंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। बोल रहा है एक कस्टमर था जिससे हमको 2000 रुपए लेना था, हम उसको 5% का डिस्काउंट दिए, तो 2000 का 5% निकालिएगा 100 रुपए आएगा, तो 100 रुपए डिस्काउंट दिए तो वो हमको चेक से पेमेंट कर दिया। तो सर वो 1900 रुपीज का चेक दिया होगा, हम बोले बिल्कुल। तो आपका रिकॉर्डिंग 1900 से होना चाहिए था, बैंक में तो 1900 का चेक जमा हुआ, लेकिन मेरा अकाउंटेंट गलती से 2000 पूरा लिख दिया, उसको लगा 2000 रुपया ही मिला है कस्टमर से। तो सर ये बैंक में जमा कितना हुआ होगा 1900, कैश बुक में जमा कितना हुआ होगा 2000, क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा? बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। 5 नंबर लिखा है ऑन 10th March 2025 a bill for 5700 was discounted from the bank entered in the cash book but proceed credited in bank statement amounting to 5500 only। बोल रहा है 5700 का एक बिल डिस्काउंट कराएं बैंक से, बैंक में पैसा आया 5500, लेकिन कैशियर जो है वो अपने कैश बुक में 5700 रुपीज पूरा लिख दिया। तो सर बैंक में जमा हुआ होगा, आया होगा पैसा 5500, कैशियर लिख दिया होगा 5700, 200 रुपए क्या आ जाएगा डिफरेंस। नंबर 6 ए चेक इशूड अमाउंटिंग टू 17252 टू मिस्टर रवि फॉर रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट, नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। बोल रहा है एक चेक इशू किए थे, किसको इशू किए थे? रवि को। कितने का? 1725 का। तो सर अकाउंटेंट तो माइनस कर दिया होगा, बैंक से वो पैसा घटा नहीं। क्यों नहीं घटा? क्योंकि सर वो आउट ऑफ डेट, बहुत चेक देर के बाद पहुंचा, इसीलिए बैंक उसको आउट ऑफ डेट कर दिया, तो बैंक से पैसा घटा नहीं। कैशियर घटाया, बैंक नहीं घटाया, दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक करेंगे। नंबर 7 लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम 900 पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर ए स्टैंडिंग ऑर्डर, नो एंट्री इन द कैश बुक। बैंक 900 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है, तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 ए बिल रिसीवेबल फॉर 1530 डिस्काउंटेड फॉर 1500 विद द बैंक हैज बीन डिजॉर्नर ऑन 30th March बट एडवाइस वाज रिसीव ऑन 1st April। बोल रहा 1530 रुपया का एक बिल था जिसको बैंक से हम डिस्काउंट कराए थे 1500 में, वो बिल डिजॉर्नर हो गया, तो सर बैंक तो पैसा काट लेगा मेरे अकाउंट से। हम बोले हाँ, कैशियर को बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कैशियर कुछ नहीं किया होगा। और नंबर 9 बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट 1650 एज 1560, तो 1650 का एक डिपॉजिट था, तो मेरा अकाउंटेंट तो 1650 ही जमा लिया होगा अपने कैश बुक में कि इतना पैसा जमा कर रहे हैं। बैंक से गलती क्या होगा? बैंक गलती से 1560 लिख दिया, दोनों में क्या क्रिएट हो जाएगा डिफरेंस। ये था क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में एक 3rd नंबर ही बात है जो कायदे से आपको टफ लग सकता है, बाकी सब तो सिंपल था। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। कहां लिखेंगे? प्लस में। क्यों प्लस में? क्योंकि आपको हम सिखाए हुए हैं कि कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग ये मानते हैं कि पैसा प्लस का ही है। बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि है 27,500। तो जैसा हम लोग सीखे हुए हैं कि सर एक वर्किंग करेंगे जिसमें हम लोग कैश बुक पासबुक लिख लेंगे। कुछ आइटम क्या होंगे? ऐड, और कुछ आइटम क्या होंगे? लेस। तो सर सबसे पहला काम, पहला पॉइंट पढ़िए, लिखा है सब्सिडी मिला 10,250 का, बैंक में जमा हो गया, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। तो सर बैंक में जमा हुआ 10,250 सब्सिडी, तो बैंक वाला बोल रहा है 37,750, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो कैश बुक बोल रहा है 27,500। दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। तो क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि सर जहां से स्टार्ट करते, जैसे इस क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट हुआ है? कैश बुक में, तो रिकंसाइल करने के समय, बराबर करने के समय जो भी चेंजेस करने होंगे, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके, वो किसमें होंगे? कैश बुक में। क्यों कैश बुक? क्योंकि सर सवाल स्टार्ट हुआ है कैश बुक से। सर अगर सवाल पासबुक से स्टार्ट होता तो फिर जो भी चेंज करना होता रिकंसाइल करने के लिए, बराबर करने के लिए, वो फिर हम पासबुक में करते हैं। ये बात हम सिखा के रखे हैं ऑलरेडी, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता है कि हाँ सर आप ये सब बात सिखाए हैं। हम लोग सवाल किससे स्टार्ट किए? कैश बुक में। तो यहां पे वर्किंग में देखिए डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस डिफरेंस को ठीक कैसे करेंगे? हम लोग सर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो कैश बुक से ही ठीक करना होगा। तो क्या करना होगा? सर आपको कैश बुक में जोड़ना होगा। अब देखिए दोनों बराबर हो गया।
तो जिस पॉइंट पे दोनों जगह इक्वल होता है उसके ऊपर वाला आंसर, तो पहला पॉइंट प्लस में जाएगा। आप स्टेटमेंट पूरा लिखिएगा, हम लिख नहीं रहे लेकिन आपको पूरा लिखना है। तो सर पहला हो गया। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, लिखा है 15 मार्च को पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 350। हम बोले सर ये बात को समझा दीजिए हमको, आइए समझा दे आपको, 2 मिनट लगेगा लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि ये है डेबिट साइड कैश बुक का और ये क्या है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कैश बुक का डेबिट में कब रिकॉर्ड होता है, जब पैसा आता है, तो हम बोलते हैं सर ये रिसिप्ट साइड है। और पेमेंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कब होता है, जब पैसा जाता है, मतलब क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। लिखा है क्वेश्चन में कि पेमेंट का जो साइड है उसमें हम 350 रुपया कम लिखे हैं, अंडरकास्ट, मतलब यहां हमको 350 लिखना था, हम क्या लिखे 350 कम, मतलब हम 0 लिखे। जब मेरा पेमेंट कम होगा, मान लीजिए मेरे पास अभी मेरे पास यहां पर 1000 रुपया है, मेरा रिसिप्ट कितना हुआ 1000, हमको यहां पे 350 लिखना चाहिए था। ऐसा करने से मेरा रिसिप्ट क्या होता, घट जाता। बोलिए हाँ कि हाँ सर घट जाता। अगर हम 350 कम लिखे हैं तो क्या मेरा डेबिट मेरा रिसिप्ट बढ़ जाएगा, हम बोले हाँ। तो हम बोले सर ऐसा गलती करने से आपका कैश बुक बढ़ गया। क्या हम सही बोल रहे हैं? हाँ। अभी आप देखिए भी कि जी सर अगर हम पेमेंट साइड में 350 लिख देते तो मेरा कैश बुक घट जाता, लेकिन हम नहीं लिखे जिस कारण से मेरा कैश बुक क्या हो गया, उतना ही रुपए से बढ़ गया, अंडरकास्ट है। तो हम बोले सर क्या पासबुक में गलती हुआ होगा, हम बोले नहीं। तो सर अब हम बैंक गए तो बैंक बोल रहा है 38,100, सॉरी कैश अकाउंटेंट बोल रहा है 38,100, बैंक के पास जा रहे तो बैंक बोल रहा है नहीं 37,750। दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे सर, कैश बुक में माइनस करके। कैश बुक में माइनस क्यों होगा, क्योंकि सर क्वेश्चन स्टार्ट ही कैश बुक से हुआ है और आप सिखाए हैं जिससे स्टार्ट करते हैं सारा चेंजेस उसी के अंदर लाते हैं। तो सर ये पॉइंट तो हो गया, हम बोले वेरी गुड। तो सेकेंड नंबर पॉइंट माइनस में गया, सेकेंड नंबर पॉइंट माइनस का है। थर्ड नंबर पॉइंट पे आ जाओ सर, इसी में सारा झमेला है। बोले कोई झमेला नहीं, आप ध्यान समझना। लिखा है ऑन 20 मार्च 2025 the debit balance of 2156 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book। बहुत सिंपल सा बात है। क्या बोल रहा है, ये है मेरा कैश बुक, मेरा यहां पे डेबिट बैलेंस था, बैलेंस बीडी 2156। नेक्स्ट डे जब हमको इस बैलेंस को लिखना था तो हम गलती से लिख दिए बाय बैलेंस बीडी। सीए साहब आप ध्यान दीजिएगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। रिसिप्ट साइड मतलब पैसा प्लस में पैसा आ रहा है तो पॉकेट का पैसा बढ़ रहा है। क्रेडिट साइड में लिख दिए मतलब पेमेंट साइड मतलब पैसा घट रहा है। जो पैसा हमको प्लस में लिखना चाहिए था 2156 वो गलती से हम किस में लिख दिए 2156 माइनस में क्रेडिट में लिख दिए। आपको नहीं लग रहा है कि सर आपके कैश बुक में डिफरेंस क्रिएट हो गया है डबल अमाउंट का? अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है तो हम बोले सर इन दोनों के बीच में इधर जाएंगे तो पहले 0 आएगा, तो इतना डिफरेंस इसका और इतना डिफरेंस इसका, तो दोनों का आप अगर डिफरेंस निकालिए कैलकुलेटर में तो आपको पता चलेगा कि सर प्लस 2156 और माइनस 2156 में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस है सर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 4312। क्या गलती हुआ है? हम बोले सर बहुत सिंपल सा गलती हुआ है। गलती ये हुआ है कि आप जब ऐसा किए तो आपका इतना पैसा नेगेटिव हो गया। अगर हम इसको ठीक करना चाहें, अगर समझाना चाहें आपको कि सर 431 आप अपने कैश बुक में घटा लिए, जैसे ही आप इधर लिखे क्वेश्चन बोल रहा है डेबिट बैलेंस आप क्रेडिट में लिख दिए, तो आपके मन में ऐसा हो सकता है कि सर डेबिट का पैसा क्रेडिट में लिखे तो गलती तो सिर्फ 2156 का। हम बोले ना, डेबिट का पैसा अगर क्रेडिट में लिख दिए हैं तो आप सोचिए कि एक बार तो ये गलती किए और फिर ठीक भी तो करना पड़ेगा, तो 2 बार डेबिट करना पड़ेगा आपको। तो 2 बार डेबिट करेंगे तो अमाउंट क्या 2 बार नहीं हो जाएगा? तो सर
यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 4312 रुपीज का। तो जब आप ये गलती किए तो आपका कैश बुक में कितना घट गया 4312, ये घट गया। आप समझ रहे हैं घट कैसे गया? डेबिट में पैसा लिखना था मतलब प्लस में लिखना था, हम गलती से माइनस में लिख दिए। तो और इजी में समझिए, आपको 1 रुपया प्लस में लिखना था, आप 1 रुपया माइनस में लिख दिए। तो अगर हम आपसे पूछे बताओ कितना रुपया गलती हो, तो क्या बोलिएगा 1 रुपया गलती हुआ? नहीं, 2 रुपया गलती हो गया आपसे। क्योंकि जैसे ही आप बोलिएगा 1 रुपया गलती हुआ है, तो अगर हम आपको 1 रुपया दे देंगे तो माइनस 1 रुपया में 1 रुपया देंगे तो 0 पे आ जाइएगा, प्लस 1 रुपया कहां होगा आपके पास? आप समझ रहे हैं कि सर माइनस और प्लस का डिफरेंस डबल का चल रहा है। 1 रुपया सपोज कीजिए हम बोल रहे तुम्हारे पॉकेट में 1 रुपया प्लस होना चाहिए था, तुम गलती से 1 रुपया माइनस लिख दिया। तो 1 रुपया प्लस से 1 रुपया माइनस का डिफरेंस कितना है? तो हम बोले सर डिफरेंस 2 रुपया का आ गया। अगर आप बोलेंगे नहीं सर डिफरेंस सिर्फ 1 रुपया का है, तो अगर तुम्हारे पास 1 रुपया माइनस में है तो तुमको हम जैसे ही 1 रुपया देंगे तो क्या तुम्हारा पैसा प्लस में हो जाएगा? नहीं, माइनस का 1 रुपया और 1 रुपया हम दिए तो 0 में पहुंचे हम, 1 रुपया प्लस में कहां पहुंचे? तो सेम बात है, अगर हमको 2156 डेबिट में लिखना था, प्लस में लिखना था, तो हम माइनस में लिखे। इन दोनों के बीच में ऐसा करने से क्या हम 4312 का डिफरेंस क्रिएट कर लिए? जी हां। आप सर इतना रुपया गलती कर दिए, क्या ऐसा पासबुक में हुआ होगा? नहीं। तो सर ठीक करना पड़ेगा, पहले यहां तक मिटा दें, अब वो जगह चाहिए। आई होप अब आप क्लियर है यहां तक कि हाँ सर ये बात क्लियर हो गया अब। तो चलिए माइनस करिए और बताइए। बैंक से पूछ रहे हैं तो बैंक बोल रहा है 37,750। अपने अकाउंटेंट के पास गए, हम बोले भाई अकाउंटेंट तुम बताओ कितना पैसा है? वो बोल रहा है 4312। तो सर ये घटा के आ रहा है 33,438। ठीक कैसे करेंगे सर? कैश बुक में जोड़ना पड़ेगा। हो गया बराबर। तो जिस पॉइंट पे बराबर हुआ है उसके ऊपर प्लस है, तो पॉइंट नंबर 3 से प्लस में आएगा। कितना? 4312। चलिए पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़े। अब कोई गम नहीं क्वेश्चन में। लिखा है एक कस्टमर है मजर का जिसको 5% का डिस्काउंट मिला था 2000 के अमाउंट पे, वो चेक जमा कर दिया। तो सर 2000 में पहले 5% निकालिए, कितना आएगा? 100 रुपया। तो किसी कस्टमर को हम 2000 का सामान बेचे थे, हम उसको 5% डिस्काउंट दे दिए, मतलब 100 रुपए छोड़ दिए, तो वो कितना पैसा हमको दिया होगा सर? 1900। तो वो चेक से दिया, बैंक में 1900 जमा हो गया। मेरा अकाउंटेंट गलती से पूरा 2000 जमा कर लिया। तो जब हम बैंक गए तो बैंक वाला बोल रहा है आपके पास है 39,650। जब हम अपना अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है 39,750। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे सर? 100 रुपया माइनस करके। तो जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है, तो पॉइंट नंबर 4 माइनस में जाएगा। कितने का? 100 रुपया का। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर 5 लिखा है 10 मार्च 2025 को एक बिल है 5700 का, जो कि हम बैंक से डिस्काउंट कराए थे और अपने कैश बुक में लिख दिए थे। बट द प्रोसीड क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू 5500 ओनली। बोल रहा है 5700 का बिल डिस्काउंट कराए और अपने कैश बुक में लिख लिए 5700, जबकि बैंक में कितना जमा हुआ है? 5500। दोनों में क्या क्रिएट हो जाएगा? डिफरेंस। हम बोले आइए, तो सर 39,650 प्लस 5700 ये आएगा 45,350। इधर कितना है? ये आ रहा है 45,150। दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक कैसे करेंगे सर? 200 रुपये माइनस करके। 45,150 जहां पे इक्वल है उसके ऊपर 200 रुपये माइनस है, तो पॉइंट नंबर 5 माइनस में गया 200। चलिए पहले यहां तक लिखिए, फिर रब करेंगे। चलिए स्टार्टिंग बैलेंस कितना लिखेंगे? 45,150
यही हम लोगों का एंड में बैलेंस बचा था। पॉइंट नंबर 6 में आइए, क्या लिखा है? लिखा है ए चेक इशूड अमाउंटिंग टू रवि फॉर ₹1725 रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। बोल रहा है चेक इशू किए थे 1725 का, तो सर मेरा अकाउंटेंट तो माइनस कर दिया, लेकिन वो बैंक में नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि सर बैंक बोला कि वो आउट ऑफ डेट हो गया, पुराना हो गया है चेक, तो मेरा अकाउंटेंट इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया। तो मेरे बैंक में पैसा है 45,150। हम अकाउंटेंट के पास आए, हम बोले बताओ भाई अकाउंटेंट कितना पैसा है? 1725। अकाउंटेंट बोल रहा है 43,425। तो सर दोनों में क्या क्रिएट हो गया? डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे? बोले सर आपको एड बैक करना पड़ेगा। हो गया बराबर। तो सर जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है? प्लस है, तो सर पॉइंट नंबर 6 प्लस में जाएगा 1725। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम 900 का बैंक पे कर दिया है, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। बैंक पे किया है तो बैंक माइनस किया है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। बैंक से पूछे तो बैंक बोल रहा है 44,250। दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे? कैश बुक में माइनस करके, दोनों इक्वल हो गया। जहां पे इक्वल हुआ है ऊपर माइनस है, पॉइंट नंबर 7 माइनस का। पॉइंट नंबर 8 लिखा है ए बिल रिसीवेबल फॉर 1530 डिस्काउंटेड फॉर 1500 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर ऑन 30th मार्च बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1st अप्रैल। बोल रहा है 1530 का एक बिल था जो हम बैंक से डिस्काउंट कराए थे 1500 में, वो बिल डिसऑनर हो गया। तो जैसे डिसऑनर होता है बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है। तो बैंक तो काट लिया, कितना? बैंक बोला भाई बिल 1530 का था, वो तो पूरा पैसा लेगा। इस बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम। बोले आइए 44,250 माइनस 1530 42,720, इधर कितना है? 44,250। ठीक कैसे होगा? मेरे साथ माइनस करना होगा। हो गया ठीक। तो जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है, तो सर माइनस में जाएगा पॉइंट नंबर 8 1530। पॉइंट नंबर 9 पढ़िए, लिखा है बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 1650 रुपीज एज 1560 रुपीज। बोल रहा है बैंक में कैश जमा किए 1650, तो बैंक में कैश जमा किए तो मेरा अकाउंटेंट तो जोड़ दिया। बोल रहा है बैंक गलती से कितना रिकॉर्ड किया है उसको? 1560। तो सर बैंक बोल रहा है 44,380। हम जब अपने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है 44,370 और यहां हो रहा है 8,280। तो दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे? सर यहां से माइनस करना होगा, कितना? 90 रुपया। तो 44,280। तो जहां पे इक्वल है उसके ऊपर माइनस में है, तो सर पॉइंट नंबर 9 खत्म। लगाइए टोटल। तो चलिए प्लस माइनस किया जाए। 27,500 प्लस 10,250 प्लस 4,312 प्लस 1,725 प्लस का टोटल आया है 43,787। चलिए माइनस का भी जोड़ा जाए। 350 प्लस 100 450 प्लस 200 प्लस 900 प्लस 1530 प्लस 90, ये आ रहा है 3,170।
तो प्लस का अमाउंट बड़ा है तो सर पैसा प्लस में बच जाएगा। बताइए कितना बचेगा, 43,787, तो बचेगा सर 40,617 रुपीज। नाम क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर पासबुक, जो अच्छा लगे वही लिखिए। बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है कि सर पैसा प्लस में, तो हम लोग का पैसा प्लस में ही आया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, लिखिए। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बैलेंस है वो है 27,570। ये जोड़ने में लिखने में स्टार्टिंग गलत हो गया था, बाकी सब कुछ ठीक है, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 70 रुपए हम लोग कम लिखे थे, तो यहां पर ऑफकोर्स ये बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर का हेल्प लीजिए, 43,857 होगा। अभी हम देख रहे हैं कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो वो एक्चुअली हम लोग स्टार्टिंग में 70 रुपीज कम लिखे थे, इसलिए आंसर में 70 रुपीज कम आ रहा था। अब जो आंसर आएगा वो आएगा 40,687। तो ये था हम लोगों का सोल्यूशन। अब बात करते हैं कि सर क्या इस पे कोई मार्क्स होता है, हम बोले नहीं, ये तो चेक भी नहीं करेगा, वो तो ऐसे क्रॉस कर देगा कि ये काम का बात ही नहीं था। बैंक रिकंसिलिएशन में आपको सिर्फ ये चेक होता है और इसी से मार्क्स मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बनाना नहीं पड़ता है, तो वो सीधा इससे ही बना लेते हैं, उनका अपना तरीका होता है। तो अगर हम एग्जाम में इस तरह बना के आएंगे तो क्या मार्क्स मिलेगा, बोले 100% मिलेगा, क्योंकि वो चेक ही सिर्फ इसको करेगा, ये तो वो क्रॉस कर देगा। क्या ये करने में कोई मार्क्स है, बोले 0, कोई मार्क्स ही नहीं है, क्योंकि ऐसा वो वर्किंग इंस्टीट्यूट बोलता भी नहीं बनाएंगे, बोलता है कि मन में ये सब कर लो। तो क्योंकि हम लोग बच्चा की तरीके से सीखे हुए हैं, तो हम लोग ये ज्यादा इजी लगता है कि हाँ सर इस तरह बनाते हैं तो हमसे आंसर मैच कर जाता है, अदरवाइज इसका कोई मार्क्स नहीं है। तो कई बार हमको लोग पूछते भी हैं कि सर हम वर्किंग सही किए, ये कोई वर्किंग है ही नहीं, ये हम लोग करते अपने हेल्प के लिए, इस पे कोई मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है। सारा मार्क्स इसके ऊपर है। अगर आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं तो वेरी गुड, आप ऐसा ही करिए, डायरेक्ट सोल्यूशन बना दीजिए। ठीक है बात, लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 6। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ए सर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च 2025। तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको बोला है कि इन्वेंट्री का वैल्यू बताइए 31 मार्च 2025 में कितना होगा। इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2024 10,50,000। ये क्या है सर, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि हमको 31 मार्च 2025 का निकालना है, तो क्लोजिंग निकालना है, तो ये 24 क्या होगा, ओपनिंग। तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 10,50,000। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 36 लाख, सेल्स 55,50,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3 लाख। क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा, जी हाँ सर, डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये दोनों बेकार है, ये काम का नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2024 a sum of rupees 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 1,65,000 and was sold during the year for rupees 1,50,000। ये क्या है, हम बोले सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर एक एबनॉर्मल आइटम का इंफॉर्मेशन है। बोल रहा है एक स्टॉक के अंदर एक आइटम है जिसका ओरिजिनल दाम था 1,65,000, उसको पिछले ही साल 60,000 राइट ऑफ कर दिए जब इन्वेंट्री में उसको इंक्लूड किए। पिछले साल 31 मार्च 2024 में जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हुआ तो उसके अंदर एक ऐसा आइटम है जो कि ओरिजिनल दाम जिसका 1,65,000 था, लेकिन हम उसमें 60,000 ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके, हटा चुके। तो हम बोल सकते हैं कि सर 1,65,000 में अगर 60,000 आप हटा चुके हैं तो वो आइटम आपके इन्वेंट्री के अंदर 1,05,000 में इंक्लूड होगा। हम बोले बिल्कुल। फिर बोल रहा है उसी आइटम को आगे चल करके 1,50,000 में बेच दिए, उसी एबनॉर्मल आइटम को जिसको हम लोग 1,05,000 में इंक्लूड किए थे, वो आगे चल के बिक गया कितना में, 1,50,000। तो इसका मतलब वो सर सेल्स के अंदर भी एक एबनॉर्मल आइटम है। हम बोले हाँ, क्योंकि जो एबनॉर्मल आइटम इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड है वही तो बिका है, तो जब उसको बेचे होंगे तो वो सेल्स के अंदर लिख दिए होंगे। क्या हम लोग ये बात जानते हैं कि सर एबनॉर्मल आइटम हटा देना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि सर एबनॉर्मल आइटम इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर है और बाद में वो बिक गया तो एबनॉर्मल आइटम तो खत्म ही हो गया।
तो जब एबनॉर्मल आइटम को हम बेच चुके हैं तो एबनॉर्मल आइटम को हटा दीजिएगा, बचेगा क्या? नॉर्मल आइटम। वही नॉर्मल आइटम जो बचा होगा उसी में से क्या होगा? इस साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल होगा। यहां तक बात समझ में आता है? तो क्या ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट में भी है? जी सर, ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट में भी ऑलरेडी है। कैसे बनाएंगे सर? सिंपल सा है। सबसे पहले सर हम लोग लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री ओपनिंग का बताइए, एज ऑन 1 अप्रैल 2025। तो आप ध्यान दीजिए, इन्वेंट्री है कितने का? 10,50,000 का। लेकिन सर इसमें से आपको एबनॉर्मल हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि वो बिक गया है। वो तो बिक जाने के कारण मेरे स्टॉक में होगा ही नहीं। कितने का एबनॉर्मल है? 1,05,000। सर 1,05,000 कैसे? 1,65,000 में 60,000 हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं। तो 1,65,000 में अगर 60,000 ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं तो मेरे इन्वेंट्री में सिर्फ 1,05,000 ही इंक्लूड रहा होगा। तो बोले सर उसको हटा दीजिए। ये क्या है? एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल आइटम है। कितना बचेगा सर? ये बचेगा 9,45,000। फिर हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि सर हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है तो ओपनिंग में क्या प्लस कर देंगे? परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। तो देखिए परचेज दिया हुआ है। परचेजेज कितने का परचेजेज है? 36 लाख। और क्या ऐड कर देंगे? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो कि है 3 लाख का। और सर इसमें से लेस कर दीजिए। क्या लेस होगा? कॉस्ट ऑफ सेल। जिस सामान को बेचे हैं उसका कॉस्ट। तो बोले सर सेल्स। सेल्स कितने का है? 55,50,000। सीए साहब क्या इसमें कोई एबनॉर्मल सेल है? हम बोले हाँ। ये जो 1,05,000 वाला चीज है वो 1,50,000 में बिक गया। क्योंकि हम लोग एबनॉर्मल को हटा दिए हैं तो सर आपको एबनॉर्मल सेल भी हटा देना चाहिए। तो कितने का नॉर्मल सेल निकला? ये क्या है? एबनॉर्मल। कि सर ये एबनॉर्मल है। तो सर सेल्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला है? हम लोग पढ़िए। एक्सेप्ट द एबव मेंशन ट्रांजेक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ सेल। सेल तो निकाल चुके हैं। तो सर 54 लाख का 20% 10,80,000 कितना आया? 43,20,000। ये क्या निकल जाएगा? इन्वेंट्री किस दिन का? 31 मार्च 2025 का। तो चलिए प्लस माइनस कीजिए और बताइए। तो आइए कैलकुलेटर साहब का हेल्प ले। तो 9,45,000 प्लस 36 लाख प्लस 3 लाख माइनस 43,20,000 5,25,000। तो ये था हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर भी अवेलेबल है। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। लिखा है ए परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर 1,94,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो सर मशीन मेरे लिए कितने का हो गया? 1,94,000 प्लस 6 2 लाख का। कब खरीदे हैं? 1 जनवरी 2021 को। ऑन 1 जुलाई 2021 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वेयर परचेज। फिर 1 जुलाई 2021 को फिर से एक और मशीन खरीद ली 1 लाख का। ऑन 1 जनवरी 2023 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2021 हैविंग बिकम एब्सोल्यूट एंड वाज ऑक्शन फॉर 1 लाख। बोल रहा है 1 जनवरी 2023 को जो पहला मशीन 1 जनवरी 2021 में खरीदे थे उसको ऑक्शन करके बेच दिए कितने में? 1 लाख में। ऑन 1 जुलाई 2023 ए न्यू मशीन वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000। फिर 1 जुलाई 2023 को एक और नया मशीन खरीद लिए कितने का? 1,50,000 का। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन
डेप्रीशिएशन जो है वो 10% पर एनम लगता है 31 दिसंबर के समय और ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगता है। फिर लिखा है इन 2024 ए चेंज द मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ 15% पर एनम इन द रिटन डाउन सो द मशीनरी अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2021 टू 2024। बोल रहा है जब 2024 आया तो मेथड चेंज करके रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो करने लगा और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया 15%। बोल रहा है मशीन अकाउंट बना के दिखलाइए 2021 से लेके 2024 तक। तो आपको सर 21, 22, 23, 24 4 साल का क्या बनाना है मशीन अकाउंट। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी टिपिकल बात है? नहीं, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। 3 साल तक ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा और उसके बाद जो 4th ईयर आएगा तो सर रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगना शुरू हो जाएगा, रेट हो जाएगा 15% 2024 में। जबकि 21, 22 और 23 में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 10%। चलिए शुरू करते, क्वेश्चन को दम नहीं है। सबसे पहले क्या है लिखा है 1 जनवरी 21 में मशीन खरीदे बैंक M1 कितने में खरीदे हैं 2 लाख। फिर इसी साल जुलाई में एक और मशीन खरीदे 2 बैंक M2 कितने में 1 लाख। फिर बुक्स बंद हुआ 31 दिसंबर 2021। सबसे पहले क्या लगा डेप्रीशिएशन, दोनों पे लगेगा जी। पहले मशीन पे पूरे 1 साल का लगेगा 12 मंथ का, क्योंकि सर जनवरी से लेके दिसंबर तक यूज हुआ है तो पूरा 1 साल यूज हुआ है। तो 2 लाख का 10% 20,000। और जो M2 खरीदे हैं वो जुलाई में खरीदे हैं और दिसंबर में बुक्स बंद हो गया तो सर M2 6 मंथ यूज हुआ। तो 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ कितना आएगा? तो सर 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 5,000। 25 जो बचेगा वो क्या कहलाएगा बैलेंस CD। M1 M2 CD कैसे निकालते थे सर? डेबिट साइड से क्रेडिट साइड के मशीन को माइनस कीजिए। तो डेबिट साइड में M1 है 2 लाख, क्रेडिट साइड में है 20, तो माइनस में कितना आएगा 1,80,000। और M2 है 1 लाख, माइनस करेंगे 5,000 तो कितना आएगा 95,000। 2,75,000 जोड़ के कितना आएगा 3 लाख। अगले दिन 1 जनवरी 2022 को CD क्या हो जाएगा BD। M1 M2 180 और 95। इस साल कुछ नहीं हुआ तो सर बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2022। सबसे पहले क्या लगेगा डेप्रीशिएशन। इस साल सर दोनों ही मशीन पूरे साल यूज हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो सर दोनों ही के ऊपर फुल ईयर का लगेगा। क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं तो ओरिजिनल दाम पे, तो सर ओरिजिनल दाम है 2 लाख का 10% 20,000 और 10,000 M2 पे कितना हो गया 30,000। जो बच गया वो बैलेंस CD। तो सर 180 में 20 यूज हो गया 160 और 95 में 10 यूज हो गया तो 85। फिर नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2023 सबसे पहले क्या होगा CD तो BD होगा। तो सर ये है 1,60,000 का M1 और M2 है 85 का, दोनों मिला के 2,45,000। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 जनवरी 23 को पहला मशीन को 1 लाख में बेच दिए। 1 जनवरी को बाय बैंक
क्या बिक गया? M1, सेल ऑफ M1 कितने में बेचती है? 1 लाख। क्या इस मशीन को इस साल यूज कर पाए? नहीं, जनवरी का चीज है, जनवरी में बिक गया तो सर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लॉस हुआ, 1,60,000 को 1 लाख में बेचे तो बाय PL, ये है आपका लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो गया? 60 का। तो M1 खत्म। फिर 1 जुलाई को फिर एक मशीन खरीदे M3, तो बाय बैंक M3 कितने में खरीदे हैं? 1,50,000 में। उसके बाद बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2023। क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। मेरे पास अभी भी M2 है, M3 है। M2 तो जनवरी से यूज हो रहा है, तो सर ओरिजिनल दाम है था 1 लाख, उसका 10% 10,000। और M3 अभी अभी खरीदे जुलाई में, बुक्स बंद हुआ दिसंबर में, तो सर 6 मंथ यूज हुआ, तो 1,50,000 का 10% फॉर 6 मंथ कितना आएगा? सर 7,500। अब क्या निकालेंगे? बैलेंस CD। तो आइए यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। M2 M3 M2 85 का था, 10 यूज हो गया 75। M3 अभी अभी 1,50,000 खरीदे थे, 7,500 यूज हो गया तो 142,500। जोड़ लीजिए 2,17,500। जोड़े कितना आएगा? 3,95,000। फिर अगले दिन 1 जनवरी 2024 CD हो जाएगा BD। M2 M3 75,000 का M2 है और 142,500 का M3 है, तो 2,17,500। इस साल क्या हुआ है? सर इस साल मेथड चेंज हो गया है, अब WDV पे लगेगा, मतलब इस वैल्यू पे लगेगा, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना हो जाएगा? 15%। तो सर 31 दिसंबर 2024 बाय डेप्रिसिएशन M2 M3 75,000 का 15% निकालिए, 75,000 का 15% 11,250 और 142,500 का 15% 21,375। जोड़ के बाहर 32,625 और जो बचेगा बैलेंस CD। M2 M3 75 में माइनस कर देंगे, 75,000 में माइनस कीजिए तो 63,750 और 142,500 माइनस होगा 21,375। 1,21,125 जोड़ के बाहर 63,750 184,875 जोड़ के 217,500। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, जो काफी सिंपल था। लिखिए, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, मिस्टर कबीर एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹10,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस्टर समीर वीर ऑन 1 अगस्त 2024 फॉर 3 मंथ। बोल रहा है मिस्टर कबीर जो है वो 10,000 रुपीज का एक बिल है जो एक्सेप्ट किया है, जो उसके ऊपर समीर वीर ड्रॉ किया था। तो सर समीर वीर कौन है? ड्रॉवर। और कबीर कौन है? ड्रॉई। बिल कब ड्रॉ किया गया था? 1 अगस्त 24 को, जिसका कितना है मैच्योरिटी टाइम? 3 मंथ। दिस वाज फॉर द अमाउंट विच कबीर ओवर ड्यू टू समीर। बोल रहा है ये वही पैसा है जो कबीर को देना है समीर वीर को।
ऑन द सेम डेट मिस्टर समीर वीर गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक फॉर 9800। बोल रहा उसी दिन समीर वीर इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कितना में, 9800 में। तो 10,000 का बिल 9800 में डिस्काउंट कराया, मतलब बैंक कितना चार्जेस काटा है, 200 का। ऑन द ड्यू डेट कबीर अप्रोच समीर वीर फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। बोला जब ड्यू डेट आया तो कबीर जो है वो समीर वीर के पास आया और बोला मेरा बिल को रिन्यू कर दो। मिस्टर कबीर वीर एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 2000 बी पेड इमीडिएटली अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ एंड दैट फॉर द रिमेनिंग बैलेंस बी शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर 3 मंथ। एक्चुअली यहां लैंग्वेज का दिक्कत है। क्वेश्चन बोलना जा रहा है कि मिस्टर समीर वीर एग्री कर गया रिन्यूअल के लिए, लेकिन उसके लिए 2000 रुपीज इमीडिएटली पे करना होगा इंटरेस्ट के साथ बचे हुए अमाउंट पे। तो 10,000 का बाकी है, 2000 तुरंत पे कर देंगे तो बचेगा कितना, 8,000। उस 8,000 के ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 12% के रेट से, और इसका पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा कबीर को। किसको देना होगा, समीर वीर को, तब वो नया बिल लिखेगा। इस बात को मान लिया गया। बोल रहा है दीज एग्रीमेंट वेयर कैरिड थ्रू ऑन 31 दिसंबर 2024 कबीर बिकम इंसॉल्वेंट। कबीर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया 31 दिसंबर को। एंड हिज स्टेट पेड 40%, और उसका जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उससे कितना रिकवरी हो पाएगा, सिर्फ 40% का। बोल रहा है पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर समीर वीर। तो समीर वीर के बुक में एंट्री करना है। क्या हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हैं, बिल्कुल, और हम आपको पढ़ाए हैं तो बोले हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज जस्ट एक जर्नल एंट्री है और कुछ नहीं है। लाइन को पढ़िए और पढ़ करके जो ट्रांजैक्शन होगा इसका एंट्री करते जाइए, इसमें रटने वाला कोई बात नहीं हो सकता है। तो पहला लाइन क्या है कि 10,000 का बिल लिखा गया। तो सर बिल लिखे तो हमको बिल किससे मिला, कबीर से मिला, तो मेरे पास बिल आया। डेट क्या होगा, हम लोग सर 2024 चलेगा, 1 अगस्त। बिल आया तो बीआर अकाउंट डेबिट 10,000, कौन दिया, कबीर, 10,000। बीआर रिसीव फ्रॉम कबीर। इसी दिन इस बिल को डिस्काउंट करा ली, इसी दिन। तो सर बैंक में मेरा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कितना देगा, बोला 9800। तो 200 रुपया क्या काटा है बैंक, डिस्काउंट 200। बैंक को बिल दे दिए, बी आर डिस्काउंटेड। फिर क्या हुआ, 3 मंथ तक इंतजार किए, तो अगस्त से 3 मंथ जोड़िए तो सर 1 नवंबर आ जाएगा, फिर 3 दिन और 4 नवंबर। क्वेश्चन में लिखा है 4 नवंबर और कबीर आया समीर वीर के पास और बोला कि मेरा बिल को फिर से रिन्यू कर दो, दोबारा से थोड़ा डेट आगे बढ़ा दो। तो सर पुराना बिल पहले कैंसिल करना पड़ेगा। तो पुराना बिल तो बैंक के पास है, तो बैंक से हम बिल मांग के लाएंगे और किसको देंगे, कबीर को। तो सर कबीर अकाउंट डेबिट 10,000, और ये बिल हमको किससे मिला है, बैंक से, तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। डी बिल डिसऑनर। रिन्यू करने से पहले समीर वीर क्या कंडीशन रखा है कि 2,000 रुपये तुरंत देना पड़ेगा और बचे हुए पैसे के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा भी तुरंत देना पड़ेगा। तो 2,000, 10,000 में 2,000 अभी देगा तो कितना बचेगा, 8,000। उस 8,000 का इंटरेस्ट का एंट्री, तो बोले सर इसी दिन समीर वीर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, फायदा। तो सर एंट्री होगा कबीर अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा। आइए इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। 8,000 जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर 12% फॉर 3 मंथ, क्योंकि नया बिल 3 मंथ का होगा तो 3 मंथ डिले जो होगा उसी का इंटरेस्ट ले रहे हैं। कितना आएगा, 240 बी इंटरेस्ट चार्ज। फिर पैसा मिल जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट।
कितना मिलेगा सर? 2240, 2000 जो कैश देना है वो, और 240 का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अभी। कौन दिया? कबीर। बी कैश रिसीव। और बताओ, अब सर बिल लिखा जाएगा नया वाला, डेट क्या होगा? 4 नवंबर। तो बिल फिर से मिलेगा बीआर अकाउंट डेबिट, कितने का होगा? 8000 टू कबीर। ये रिन्यूड बिल है, तो बी बिल रिन्यूड। फिर सर इंतजार कर रहे थे कि 3 महीना बीतेगा, उससे पहले खबर आया 31 दिसंबर को जो कबीर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमको 31 दिसंबर को मालूम चल गया कि मेरा पैसा डूब गया, जो बिल का पैसा है वो नहीं मिलेगा, तो सर मेरा बिल डिनर हो जाएगा। एंट्री क्या होगा मेरे सर? कबीर अकाउंट डेबिट टू बीआर 8000 बी रिन्यूड बिल डिसऑनर्ड। क्वेश्चन में बोला है 40% पैसा मिल जाएगा, तो सर 40% जो मिलेगा तो कैश या बैंक जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। बाकी 60% क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो बैड डेट बिल डेबिट टू कबीर 8000, 40% मिलेगा तो 3200। कितना डूब जाएगा? 8000 में 4200 मिलेगा तो 4800 डूब जाएगा। बी 40% रिकवर्ड फ्रॉम कबीर स्टेट। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 9। लिखा है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एमएस थॉमस एंड एसोसिएट ऑन 31 मार्च 2025। तो सर आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2025 का, जिसमें लिखा है कैपिटल, ड्रॉइंग, फिक्स एसेट्स, ओपनिंग, फिक्स एसेट एडिशन 1 अक्टूबर 2024। तो सर फिक्स एसेट्स ओपनिंग जो है उस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो फिक्स एसेट्स का एडिशन हुआ है अक्टूबर में, बुक्स बंद होगा मार्च में, तो सर उसके ऊपर 6 मंथ का क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है सर? एसेट्स होता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सस्पेंस अकाउंट, रेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 17 मंथ अप टू 31 अगस्त 2025। बुक्स कब बंद हुआ है? मार्च में। रेंट कब तक दे दिए हैं? अगस्त तक। तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 मंथ का एडवांस रेंट है, प्रीपेड रेंट आप दिए हैं। बोले ओके। इन्वेस्टमेंट एट द रेट 12%। कब किए हैं इन्वेस्टमेंट? 1 अगस्त 2024। और फिर लिखा है बैंक बैलेंस। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग कब खरीदे हैं? 1 अगस्त को। तो सर 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक मेरा पैसा इन्वेस्ट रहा है, तो उस पे मेरा 8 मंथ का क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा 12% के रेट से। तो ये इंटरेस्ट के बारे में अभी तक ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं लिखा है, तो सर ये अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो ये एक तरह का एडजस्टमेंट हो गया। फिर नीचे लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 7,50,000। डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 10% लगेगा फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो जैसे हम लोग बात भी किए थे कि सर ओपनिंग वाला जो बैलेंस है उसके ऊपर तो पूरे साल का देंगे, और जो हम लोग 1 अक्टूबर को खरीदे थे उस पर सिर्फ 6 मंथ का देंगे। फिर लिखा हुआ है स्क्रूटनी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग मैटर्स। बोल रहा है जब आप बुक्स को गो थ्रू किए तो आपको कुछ बारे में पता चला। नंबर 1, 1,50,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। बोल रहा है बैंक से 1,50,000 रुपए निकाले हैं, आप उसको ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं।
बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विथड्रॉ 90,000 वाज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंस। बोल रहा इसमें से 90,000 लेकिन बिजनेस में यूज हुआ है। तो सर 1,50,000 में अगर 90,000 बिजनेस में यूज हुआ है तो ड्राइंग तो सिर्फ 60 का है। बोले बिल्कुल। गलती क्या हुआ? गलती ये हुआ कि सर ड्राइंग में हम लोग 1,50,000 लिख दिए जबकि ड्राइंग में सिर्फ 60 होना चाहिए था। नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप टू 31 मार्च 2025 बट द गुड्स वेर इंक्लूडेड इन स्टॉक। बोल रहा है 1,20,000 का हम लोग गुड्स परचेज किए हैं जो कि बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए लेकिन स्टॉक में इंक्लूड कर चुके हैं। तो सर परचेज का एंट्री कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो ये करना भूल गए हम लोग। नंबर 3, परचेज रिटर्न ऑफ 7,500 वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टी अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। क्या बोल रहा है कि परचेज रिटर्न हुआ है 7,500 का जो कि हम गलती से सेल्स रिटर्न में इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब हमको परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना था, हम क्या रिकॉर्ड कर दिए? सेल्स रिटर्न बोल के एंट्री कर दिए। लेकिन पार्टी का अकाउंट सही है, मतलब पार्टी को जहां पोस्ट करना था, जिस साइड करना था उसी साइड में हम पार्टी का एंट्री किए हैं। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सर परचेज का एंट्री होता है पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। गलती क्या हुआ? गलती हुआ कि आप सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट भी डेबिट, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन। नंबर 4, एक्सपेंसेस इंक्लूड 45,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2025। बोल रहा है जो ऊपर में एक्सपेंस देख रहे हैं उसमें 45,000 इंक्लूड है 31 मार्च 2025 का खर्चा। तो बोले सर 45,000 प्रीपेड है, वो लैंग्वेज पढ़िए कि 31 मार्च 2025 के बाद का एक्सपेंस में इंक्लूड है 45,000। तो हम लोग तो 31 मार्च को बुक्स बना रहे हैं, तो बोले सर जो 45,000 है वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है। नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए क्या बोला है? गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 to 4। बोल रहा है जो ऊपर में 1 to 4 पॉइंट है उसका एंट्री कीजिए एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। और फिर आपको क्या बनाना है? सर आपको फाइनल अकाउंट बनाना। तो पहले क्या करेंगे? पहले इस 4 पॉइंट का एंट्री कर लेते हैं, फिर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए, ये है सोल्यूशन, और क्योंकि इसमें रेक्टिफिकेशन भी है तो ये मेरा वर्किंग पार्ट में चला गया। पहला पॉइंट क्या है? 1,50,000 रुपया बैंक से निकाले और ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट कर दिए, बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विड्रॉ 90,000 वाज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंस। तो सर बैंक से निकाले 1.5 लाख, 90,000 बिजनेस एक्सपेंस है, तो एंट्री में चाहिए था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होना चाहिए था, जिसमें से एक्सपेंस है 90 का, ड्रॉइंग है 60 का, और बैंक से कितना निकला? 150। गलती क्या हुआ? गलती ये हुआ कि सर आप सारा पैसा ड्रॉइंग में ही डेबिट कर दिए, 1,50,000। बताइए सीए साहब, सही एंट्री क्या होता? तो सर एक्सपेंस को डेबिट करना था, नहीं किए, तो एक्सपेंस को डेबिट कीजिए। कितने से? 90 से। बैंक कैंसिल, ड्रॉइंग को डेबिट करना था 60, आप कर दिए हैं ड्रॉइंग को डेबिट 1,50,000। तो सर एंट्री सही है, पैसा गलत है, तो 60,000 में माइनस कर देंगे 1,50,000, कितना हो जाएगा? माइनस में 90। तो सर जब माइनस में आता है तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर जो करेक्ट वाला साइड है उसका उल्टा हो जाएगा, तो ड्रॉइंग डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट में, टू ड्रॉइंग बी। रेक्टिफाइड एंट्री पास। पहला पॉइंट खत्म। आइए सेकेंड पॉइंट में आए, पढ़िए। लिखा है परचेज किए हैं 1,20,000 का, लेकिन उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए बुक में, तो सर एंट्री होगा परचेज टू क्रेडिटर। ये है करेक्ट। तो रॉन्ग क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो सर रेक्टिफाई कर लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट
1,20,000 टू क्रेडिटर 1,20,000 बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। तीसरा नंबर बोल रहा है परचेज रिटर्न है 7,500 का, गलती से उसको सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन पार्टी का अकाउंट करेक्ट अमाउंट के साथ करेक्ट साइड में है। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है सीए साहब? सर पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही होता है 7,500। गलती क्या हुआ? गलती से आप सेल्स रिटर्न का एंट्री कर दिए, लेकिन पार्टी को सही लिखे हैं, मतलब पार्टी डेबिट का डेबिट ही है। तो सर पार्टी डेबिट करना था, पार्टी डेबिट किया, पार्टी कैंसिल। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, हम नहीं किए, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न गलत डेबिट है सर, वो भी क्रेडिट। ऊपर में कुछ नहीं मिला तो सस्पेंस लिखिए, सस्पेंस डेबिट। परचेज रिटर्न में 7,500, सेल्स रिटर्न में 7,500 और सस्पेंस में कितना होगा? 15,000 बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। पॉइंट नंबर 4 पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है एक्सपेंस में इंक्लूड है 45,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2025। क्या बोल रहा है? ऊपर में जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस दिया हुआ है उसमें 45,000 31 मार्च के बाद का खर्चा है, तो मतलब प्रीपेड एंट्री करना है। तो सर ये सीधा रेक्टिफाई कर लीजिए, क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 45,000 टू एक्सपेंस, यही एंट्री होता है प्रीपेड का। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। तो ये हुआ हम लोगों का एंट्री का पार्ट खत्म। अब इस एंट्री का इफेक्ट क्या जो हम लोग फायर अकाउंट बनाएंगे वहां भी आएगा? जी हां, जैसे हम लोग एंट्री क्या की? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, तो सर एक्सपेंस बढ़ जाएगा 90 से क्योंकि डेबिट हुआ है, और ड्राइंग क्या क्रेडिट किए तो ड्राइंग को घटा देंगे। तो सर पीएल के अंदर एक्सपेंस में 90 जोड़ लीजिएगा और ड्राइंग में 90 माइनस कर लेंगे। सेकेंड एंट्री है परचेज टू क्रेडिटर, तो परचेज जब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो परचेज डेबिट हुआ है तो परचेज को बढ़ा लेंगे, और क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है तो लायबिलिटी बढ़ा है तो क्रेडिटर भी बढ़ा लेंगे। थर्ड एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट, आप ट्रायल बैलेंस में देखिए 15,000 से सस्पेंस क्या है? क्रेडिट, और हम लोग यहां एंट्री में क्या ले आए हैं? डेबिट, तो क्रेडिट और डेबिट तो जीरो हो गया, सस्पेंस अकाउंट हट जाएगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है तो सर अगर ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न होगा तो उसमें 7,500 जोड़ देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न क्रेडिट ही होता है और यहां पे और क्रेडिट कर दिए हैं, तो सर परचेज रिटर्न के अंदर 7,500 जुड़ जाएगा। सेल्स रिटर्न क्रेडिट हुआ है तो सर सेल्स रिटर्न बाय नेचर क्या होता है? डेबिट, हम लोग क्या किए? क्रेडिट, तो सर सेल्स रिटर्न के अंदर आपको 7,500 माइनस कर लेना है। और प्रीपेड एक्सपेंस ये सर बैलेंस शीट में चला जाएगा, और एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है तो एक्सपेंस में से 45,000 माइनस कर देंगे हम लोग। तो ये सारा इफेक्ट किसमें आएगा? जब हम लोग ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाएंगे इन सभी का इफेक्ट वहां पे आएगा। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, और फिर जैसे बनाते हैं कि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार रिकॉर्ड होगा, नीचे का एडजस्टमेंट का आइटम 2 बार रिकॉर्ड होगा। तो ये सारा एडजस्टमेंट है, इसी से 2 बार रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। लिखिए चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना फाइनल अकाउंट की तरफ। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना चुके हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आइटम टिक हुआ? सर ड्राइंग टिक हुआ, फिक्स एसेट टिक होगा, परचेज टिक होगा, परचेज रिटर्न टिक होगा, सेल्स रिटर्न टिक होगा, क्रेडिटर टिक होगा, एक्सपेंस टिक होगा, इसके अलावा रेंट टिक होगा, बस इतना आइटम टिक होगा।
सबसे पहला आइटम है कैपिटल, जो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कैपिटल जिसका अमाउंट है 45 लाख। सेकेंड आइटम है ड्राइंग, तो ड्राइंग को माइनस करते हैं हम लोग। ड्राइंग का बैलेंस है 5,25,000 और याद होगा आपको कि सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो अभी छोड़ देते हैं। फिर है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का दोनों बैलेंस को जोड़ लीजिए सर, 25,50,000। इतना बड़ा जगह नहीं है तो सीधा शॉर्ट में लिखते हैं फिक्स एसेट्स। दोनों को जोड़ लिए 25,50,000, एक लाइन छोड़ दीजिए। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 4,50,000। फिर है सर परचेजेस। परचेजेस जो कि है 1,20,00,000। फिर है परचेज रिटर्न, सर इस पे भी टिक है, तो रिटर्न को ध्यान से डील करेंगे। रिटर्न कितने का है, 5,17,500। ओके। फिर उसके बाद सेल्स और सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। सेल्स अमाउंट है 1,65,00,000। सेल्स रिटर्न, सर इस पे भी टिक है, तो रिटर्न कितने का रिटर्न है, 7,42,500। इसमें कुछ काम है तो वो करना होगा एडजस्टमेंट पहले। फिर है सर डेटर। डेटर तो बैलेंस शीट का आइटम है। डेटर कितने का है, डेटर 18,75,000। इसमें कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर। देयर आफ्टर क्रेडिटर, क्रेडिटर पे टिक किए, पैसा इनर कॉलम में लिखिएगा 16,50,000। एक्सपेंसेस टिक किए हुए, पीएल का आइटम है। एक्सपेंसेस कितने का है, 4,80,000। उसके बाद है एफडी इन बैंक, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, अमाउंट है 15 लाख। इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये सर पीएल में जाएगा, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,50,000। देयर आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक ओडी, अमाउंट है 60,000। देयर आफ्टर सस्पेंस, वो तो कैंसिल हो गया, एंट्री में डेबिट हुआ था, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है तो कैंसिल। रेंट 2-3 लाइन छोड़ के पैसा इनर कॉलम में 127,500। इन्वेस्टमेंट, सर ये तो एसेट्स है, अमाउंट 18,75,000। देयर आफ्टर बैंक बैलेंस, तो सर बैंक तो एकदम नीचे लिखिए, बैंक बैलेंस अमाउंट है 12,67,500। तो सर ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आता है, एक बार हम लोग लिख चुके। अब नीचे क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000, तो सर क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग में, दूसरा बार एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। फिर लिखा है डेप्रीशिएशन लगेगा 10% फिक्स एसेट्स पे, तो डेप्रीशिएशन का वर्किंग कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, ऑन फिक्स एसेट्स, तो डेप्रीशिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 10,50,000। इसके ऊपर पूरा 10%, 1,05,000। और डेप्रीशिएशन ऑन एडिशनल बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स
तो सर वो है 15 लाख, उसका 10%, लेकिन 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 मंथ पहले ही वो परचेज हुआ है, तो सर 75,000। डेप्रीशिएशन आ गया 180। 2 बार ट्रीटमेंट होगा, तो सर एक बार तो एसेट से माइनस कर देंगे 180, तो ये हो जाएगा 23,70,000। और दूसरा बार कहां आएगा? डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स पीएल में 180। नेक्स्ट पढ़िए, फिर लिखा है सर एडजस्टमेंट नंबर 1 में, तो सर पहला का हम लोग एडजस्टमेंट किए थे, क्या एंट्री हुआ था? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, तो एक्सपेंस डेबिट हुआ था, तो सर एक्सपेंस डेबिट हुआ मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, तो बढ़ा देंगे एक्सपेंस के। कि सर गलती से ड्राइंग में लिख दिए थे और ड्राइंग क्रेडिट हुआ था, तो ड्राइंग से माइनस कर दीजिए। $4,35,000। पॉइंट नंबर 2, परचेज किए हैं, तो परचेज सर यहां जोड़ दीजिए, क्रेडिटर कितने का? 1,20,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर ही बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, परचेज रिटर्न क्रेडिट था, सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट था, तो परचेज रिटर्न बढ़ जाएगा। क्या परचेज रिटर्न बाय नेचर क्रेडिट होता है? जी हां, तो सर और क्रेडिट हुआ है 7.5 से, जुड़ गया। सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट हुआ है, तो सर सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, आप तो एंट्री में क्रेडिट किए, तो क्या होना चाहिए? माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? 5,25,000। और ये घटाए कितना हो जाएगा? 7,35,000। देयर आफ्टर पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, सर प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, तो सर प्रीपेड एक्सपेंस तो एसेट्स है, 45,000। एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, तो यहां माइनस कर दो प्रीपेड। ये भी हो गया। फिर सर रेंट का बात, तो रेंट में 5 महीना का एडवांस है, तो प्रीपेड रेंट 5 महीना का निकालेंगे, कैसे निकलेगा? बोले सर 1,27,500 इंटू 5 महीना का निकालना है। कितना महीना का पेमेंट हुआ है? 17 मंथ का, तो डिवाइड किससे होगा? 17 से। कितना आएगा? 37,500। बाहर आया 90। तो सर यहां लिखिए प्रीपेड रेंट, $37,500। देयर आफ्टर सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट है? 18,75,000। रेट है 12%, कितने मंथ का मिलेगा? 8 मंथ का, 1,50,000। तो सर ये तो अक्रूड हो गया। बोले हाँ, अक्रूड इंटरेस्ट। $1,50,000, ये भी हो गया। और कोई पॉइंट बचा हुआ है? जी नहीं, और कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो बस हम लोग को क्या निकाल लेना है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए प्लस माइनस करना शुरू करें। पहले सेल्स को निपटाते हैं। 1,65,00,000 माइनस 7,35,000, तो यह आ जाएगा 1,57,65,000 प्लस 7,50,000, 1,65,15,000
1,65,15,000। इधर परचेज के आइटम को एडजस्ट कीजिए, 1,20,00,000 माइनस 5,25,000 प्लस 1,20,000, 1,15,00,000, 1,15,95,000। चलिए अब निकाला जाए, प्लस 4,50,000 माइनस 165,15,000, 44,70,000, 44,70,000 जोड़िए 47,70,000। एक्सपेंस का ट्रीटमेंट 480 प्लस 5,25,000 प्लस 90,000 प्लस 1,80,000 माइनस 47,70। नेट प्रॉफिट जो कि आएगा 39,75,000। नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कैपिटल में, जो कि है 39,75,000। जोड़िए 45 लाख माइनस 4,35,000 प्लस 39,75,000, 80,40,000। जोड़ा जाए 17,70,000 प्लस 60,000, 98,70,000। इधर 23,70,000, 18,75,000, 15 lakh, 18,75,000, 1,50,000, 37,500, 45,000, 7,50,000, 12,67,500। टोटल है 98,70,000। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्या ऐसा क्वेश्चन पहले भी आरटीपी एमटीपी में कई बार है? बोले हाँ, ऐसा क्वेश्चन कई बार आरटीपी और एमटीपी में आप सॉल्व कर चुके हैं। लिखिए